मानव एक प्रबुद्ध प्राणी है। यानी कि कहा जाता है कि मानव में सोचने की क्षमता है। इसीलिए वो किसी भी बात को सही या गलत के तराजू में तौल कर फैसला कर सकता है। परंतु शायद आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बात गलत होनी चाहिए। आज का जमाना देखा जाए तो स्वार्थपरकता का जमाना है, जहाँ इंसान सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए ही जी रहा है। खैर, इस विसंगतियों के ज़माने में भी एक छोटा सा गांव है, दयालपुर, जहाँ विसंगतियों के बाद भी शांति से सभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, दयालपुर, जहाँ आज भी लोग खेती को ही अपनी आजीविका का मुख्य साधन समझते हैं। लोग सुबह उठने के बाद से ही अपनी खेती बाड़ी के काम में मसरूफ हो जाते थे, परंतु आज सारे ग्रामीण एक इमारत के पास जमे हुए दिख रहे थे। क्या हुआ बंसीधर? इलेक्शन का परिणाम नहीं आया क्या? एक ग्रामीण ने दूसरे ग्रामीण, जिसका नाम बंसीधर था, से पूछा। नहीं देवकी नंदन भैया, अभी भी गिनती चल ही रही है। देखते हैं इस बार पंचायत में ठाकुर साहब आते हैं या अपने मास्टर जी वापस। जी हाँ, आप लोगों ने इस छोटे से वार्तालाप से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज दयालपुर के पंचायती चुनाव के परिणामों का दिन है और मतपत्रों की गिनती अभी तक जारी है। तभी थोड़ी ही देर बाद अंदर बूथ से पीठासीन अधिकारी बाहर निकले और परिणाम बताने लगे। आज हुए चुनाव में मास्टर जी ने ठाकुर साहब को 300 मतों से हराकर फिर से सरपंची को अपने अधीनस्थ किया है। मैं मास्टर दीनकर प्रसाद को बधाई देना कहूँगा इस जीत के लिए। इस परिणाम के बाद संपूर्ण गांव में जहां त्योहार का माहौल था, वहीं ठाकुर साहब के मुख चंद्र पर कुड़ के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। 3 साल हो गए इस मास्टर को जीतते हुए। ऐसा क्या किया इसने 3 साल में जो गांव वाले लगातार इसे जिताने में ही लगे हुए हैं? ठाकुर साहब ने कुड़ते हुए अपने मुनीम बसेश्वर लाल से कहा। तो मुनीम जी ने अपनी नज़र कनखियों से उठाते हुए ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, तो आप उसे जीतने ही क्यों देते हैं? ठाकुर साहब मुनीम जी का अभिप्राय नहीं समझ पाए और ज़रा पशुपेश से लबरेज आवाज़ में बोले, आप कहना क्या चाहते हैं मुनीम जी? ज़रा साफ साफ कहिए ना। ठाकुर साहब, वो जीत इसलिए रहा है क्योंकि वह गांव वालों से काफ़ी जुड़ा हुआ है। अगर इस जुड़ाव को तोड़ दिया जाए तब। ठाकुर साहब के चेहरे पर अब ज़रा मुस्कान दिखाई दी थी। मुनीम जी, ज़रा तफसील से समझाइए, मुस्कुराते हुए ठाकुर साहब बोले। और मुनीम जी ने अपने ठाकुर साहब को समझाना शुरू किया। काम हो गया क्या रामेश्वर? शॉल ओढ़े हुए एक व्यक्ति ने पूछा। तो रामेश्वर ने जवाब दिया, हाँ साहब, इतनी सफाई से काम है कि असल भी पहचान नहीं पाएगा कि आवाज़ उसकी है या नहीं। वो जरा इनाम तो दे दीजिए साहब। उसके ये कहने पर उस गुमनाम व्यक्ति ने अपना एक हाथ शॉल के अंदर डाला और धमाके की आवाज़ उस वीराने में गूंज उठी। सुनो, इस लाश को ठिकाने लगा दो। ये लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मास्टर दिनकर प्रसाद शहर से आज ही गांव लौट रहे थे कि रास्ते में पोस्ट मास्टर साहब मिल गए। उन्होंने झुककर अभिवादन किया, परंतु पोस्ट मास्टर साहब उस अभिवादन को देखा अनदेखा करके ही आगे बढ़ गए। गांव पहुंचते ही मास्टर जी ने देखा कि सारा का सारा गांव उनको इस तरह से देख रहा था कि मानो वो कोई अपराधी हो जिसे अदालत ने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया हो, परंतु हर कोई जानता हो कि वही अपराधी है। मास्टर जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सारे गांव वाले उन्हें इतनी तीक्ष्ण नज़र से क्यों देख रहे थे। मास्टर जी जैसे ही अपने दफ्तर पहुंचे तो देखते हैं कि समस्त गांव वहां इकट्ठा था और गांव वालों के साथ में थे ठाकुर साहब भी। मास्टर जी, आप इस गांव के एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और मैं भी आपका विपक्षी होते हुए भी आपके ज्ञान का सम्मान करता हूँ, मगर आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से
ऐसी ओछे विचारों की उम्मीद तो नहीं थी। ठाकुर साहब ने कहा तो मास्टर जी असमंजस के भाव लिए चेहरे से बोल उठे। कौन से विचारों की बात कर रहे हैं आप ठाकुर साहब? मास्टर जी के इतना कहते ही ठाकुर साहब ने एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और बटन चालू किया। तो उसमें से मास्टर जी की आवाज़ थी, जो एक जाति विशेष के बारे में तीखी तीखी टिप्पणियां कर रहे थे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये किसी का षड्यंत्र है, मैं तो यहाँ था भी नहीं। मास्टर जी ने घबरा कर कहा। ठाकुर साहब ने कहा, इस बात पर पंचायत बुलाई जाएगी और आपको वहाँ स्पष्टीकरण देना होगा। रात के समय पंचायत बुलाई गई और नियत समय पर मास्टर जी और ठाकुर साहब भी पहुंच गए। मास्टर जी ने कहना चालू किया, भाइयों, आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ। जब ज्ञान देता हूँ तो ये नहीं पूछता हूँ कि ज्ञान पिपासु की जात और बिरादरी क्या है, बस अपना ज्ञान उसे दे देता हूँ। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मैं ऐसा बोलूँगा? इतने में ही भीड़ से एक व्यक्ति उठा और कहने लगा, मास्टर जी, आवाज़ तो आपकी ही थी और आपको ऐसा कहने की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। देखते क्या हो भाइयों, मारो इस मास्टर को, ताकि आगे से कोई किसी की भी जात बिरादरी पर ऐसे तंज नहीं कर सके। उस आदमी के इतना कहते ही भीड़ में से 4-5 लोग लाठी लेकर निकल पड़े, मानो उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए ही बैठा कर रखा हो, और जाकर मास्टर जी पर पिल पड़े। भीड़ मूक दर्शक बनकर अपने गांव के विकासकर्ता को पीटते हुए और मास्टर जी के होश धीरे धीरे गुम होते हुए देखती रही। अगले दिन अखबार में खबर छपी थी कि गांव वालों ने अपने सरपंच को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर पीट पीट कर मार डाला। भारतीय संविधान का न्याय भी देखिए, जिसके अनुसार भीड़ अगर किसी को मार भी डाले तब भी उस पर मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि भीड़ का तो कोई चेहरा ही नहीं होता है। गांव में पंचायत के मध्यावधि चुनाव हुए और ठाकुर साहब निर्विरोध निर्वाचित हुए, क्योंकि उनकी एक शतरंज की चाल ने मास्टर की आवाज़ को उन्हीं की आवाज़ का इस्तेमाल करवा कर हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। मास्टर की आवाज़ भी इसीलिए बंद हुई क्योंकि जात बिरादरी को लोग तथाकथित जनभावनाएं आहत हुई थीं।